चलिए, अब हम लोग लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें ऐसा प्रयास करने की कोशिश करें कि बिना पढ़े भी लिखा जा सके। जो हमारे पास पॉलिटी विषय का थोड़ा पूर्व ज्ञान है और अभी हम लोग इथिक्स को पढ़कर आए हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से, उन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो लोक प्रशासन का सैद्धांतिक पक्ष को हम मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि लोक प्रशासन की शुरुआत हुई, इस पर हमारी कल व्यापक चर्चा हुई कि प्रशासन का काम देखभाल करना या सेवा करना है, तो किसकी करना है? जनता की करना है। यहाँ पता चला हमारे पास में जनता इस ढांचे में सबसे नीचे स्तर पर है। फिर हमने जनता की सेवा करने के लिए जो भी लोग काम करेंगे उनका जनता की सेवा करना एक विशिष्ट उद्देश्य होगा। उस विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना है और उसमें सहयोग और समन्वय होना चाहिए। इससे हमने प्रशासन की एक बहुत संक्षेप में परिभाषा बना ली। इस विषय का जन्म होने में यद्यपि पहले पॉलिटी विषय था, पॉलिटी विषय से ही ये निकला है। जब ये पॉलिटी विषय में साथ साथ था तब दो काम हो रहे थे। मीन्स पॉलिटी विषय में अर्थात शासन में नीतियों का निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन दोनों एक साथ चल रहा था। बाद में हमने नीतियों के क्रियान्वयन वाले पक्ष को बाहर कराया और जैसे नीतियों के क्रियान्वयन वाले को पक्ष को बाहर कराया और कहा कि नीतियों का क्रियान्वयन एक अलग काम है, अलग काम है, अर्थात ये एक अलग विषय के रूप में आ गया। और जैसे ही नीतियों के क्रियान्वयन पर बात हुई तो हमने शासन और प्रशासन के बीच की एक लाइन खींच दी। शासन का काम नीतियों का निर्माण और प्रशासन का काम नीतियों का क्रियान्वयन हो गया। जैसे ही नीतियों का क्रियान्वयन इनका काम हुआ, वैसे ही पहली बार अलग करने वाला व्यक्ति कौन था? वुड्रो विल्सन था। उसने लोक प्रशासन की परिभाषा दिया और जो बहुत सरल परिभाषा थी। समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदलती जाएगी। हमारे को 2, 4, 10 नाम याद रखना है, उनसे हम फेमिलियर नहीं है, उनसे फेमिलियर होना है, ऐसा समझ लीजिए। पहला नाम उससे फेमिलियर हो चुके थे हम लोग, नाम वुड्रो विल्सन का था। और वुड्रो विल्सन ने जो लोक प्रशासन की परिभाषा दी उसमें उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन कानून या विधि का क्रमबद्ध क्रियान्वयन करना है। ठीक है, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रशासन का काम कानून का क्या होता है? क्रियान्वयन होता है। और प्रशासन के उस ढांचे को हम लोग जान चुके हैं जिस पर हमारी कल लंबी चर्चा हुई और हमने ये जाना कि प्रशासन में 2 खंड है, एक नीतियों के निर्माण वाला और एक नीतियों के क्रियान्वयन वाला, है ना। नीतियों के निर्माण वाला पक्ष मंत्री अर्थात शासन हमने बोला, जिसमें राजनीतिक प्रमुख होते हैं, और नीतियों के क्रियान्वयन का काम उच्च अधिकारी अर्थात सचिव स्तर से लेकर नीचे पर होता है। ठीक है ना। तो इस पर हमारी जो कल चर्चा हुई है उसमें हमने बहुत सारी व्यवहारिक बात देखने का कोशिश किया। हमने कहा कि आपका जो भ्रम है वो भी तोड़ना टूटना चाहिए, उस पर भी बात हुई थी। भ्रम हमारा ये था कि नीतियों का निर्माण कौन करते हैं? मंत्री अर्थात राजनीतिक प्रमुख करते हैं, अर्थात मंत्री परिषद या सरकार करती है, लेकिन वास्तव में वो केवल नीतियों को निर्माण करने में औपचारिक भूमिका निभाते हैं। ग्राउंड लेवल पर अनाम रहकर पूरा ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किनके पास होती है? उच्च अधिकारी अर्थात सचिव के पास होती है, क्योंकि उनके पास क्या स्थिति है वो हमारे को पता है। जब इस विषय का विभाजन हुआ तब पहला नंबर ये था कि विषय के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारियां जुटाई जाए, जैसे कि उसकी क्या परिभाषा होगी, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा और उसकी क्या प्रकृति होगी। सही है। इन तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। हम अपनी बुकों में इनको अलग अलग पढ़ते हैं। यदि आप इन तीनों को एक साथ पढ़ने में सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती चली जाएगी और आपके लिए आंसर लिखना सरल हो जाएगा। जैसे लोक प्रशासन की परिभाषा जिस समय दी गई शुरुआती दौर में, अर्थात 1887 में, कौन आए?
वुड्रो विल्सन आए और प्रशासन, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव हुआ, ऐसा हमने देखा था, वो कल देख कर आए हैं। तो वुड्रो विल्सन को पहली बार परिभाषा देनी थी, उनको प्रशासन को उन्होंने राजनीति से अलग किया, तो प्रशासन का काम होगा कानून का क्रियान्वयन। अब उसमें एक शब्द जुड़ गया, वो याद रख लोगे, क्या? क्रमबद्ध क्रियान्वयन। अगर ये वुड्रो विल्सन की परिभाषा है प्रशासन की, लोक प्रशासन की, तो इसी परिभाषा को आधार बनाकर इधर लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तार देखें। इसी परिभाषा को आधार बनाकर हम लोक प्रशासन का क्या देखेंगे? क्षेत्र विस्तार देखेंगे। तो लोक प्रशासन में हम ये कहेंगे संकुचित दृष्टिकोण में कि इसमें केवल कार्यपालिका का काम आता है। किसका? कार्यपालिका का काम आता है, ऐसा हमारी बात होगी, है ना। क्षेत्र विस्तार कहाँ तक? कार्यपालिका के काम तक। हम लोग पॉलिटी पढ़कर आए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक सीमित होगा? कार्यपालिका तक सीमित होगा। इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग अब हम उसके नेचर को जान लें। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? प्रकृति का क्या मतलब होता है कि उसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती है। कौन कौन सी क्रियाएं आती है का मतलब है कि हमारे पास प्रशासन का एक पद सोपानिक ढांचा है। शुरुआती दौर में यह कहा गया कि लोक प्रशासन की प्रकृति में केवल उच्च स्तर की क्रियाएं आती है, मतलब उच्च स्तर का अधिकारी जो है, जो काम करता है, वही प्रशासन है। ठीक, ये शुरुआती दौर है। चूंकि उच्च स्तर के अधिकारी का काम करना होता ही नहीं है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। वो काम करवाता है। कौन? उच्च स्तर का अधिकारी काम करता नहीं बल्कि करवाता है, और जो काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रबंधक बोलते हैं। अर्थात लोक प्रशासन की शुरुआती दौर में जो परिभाषा बनी, उसके अकॉर्डिंग हमारे को ये समझ में आया कि लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन करना है। जब कानून का क्रियान्वयन किया जाएगा तो दृष्टिकोण कैसा है कि क्षेत्र किसके तक आएगा? तो केवल किसका काम? क्योंकि कानून का क्रियान्वयन का काम किसका है? कार्यपालिका तक उसका क्षेत्र विस्तार सीमित हो गया। सीमित हो गया, इसलिए दृष्टिकोण कैसा पड़ा? संकुचित। इसी को 1, 2 और 3 तीनों को जोड़े, तब हमने उसके आधार पर उसका नेचर देखा। नेचर देखा तो कौन कौन सी क्रिया इसमें आती है, वो उसको प्रकृति कहते हैं। तो इसमें शुरुआती दौर में कहा गया कि केवल उच्च स्तर की क्रियाएं इसमें आती है। अर्थात उच्च स्तर का अधिकारी जो काम करता है, तो काम क्या करता है? प्रबंधक का काम करता है, केवल वही आएगा। एक साथ शुरुआत की तीनों बातें हमने जोड़ ली। समय बदला, परिस्थितियां बदली, प्रशासन का स्वरूप बदलेगा, उसकी काम की जो गतिविधियां हैं उसमें विस्तार होगा। इसको भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं, और अगर हम भारत के संदर्भ में समझेंगे तो ये नीचे तक का बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि भारत को आपने अच्छे से पढ़ा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सही है क्या? अब आप सोचिएगा कि जब हम स्वतंत्र हुए, उसके जस्ट बाद हमने समाजवाद का मॉडल तो अडॉप्ट किया, लेकिन उस समाजवाद के मॉडल में मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल थी। थोड़ा थोड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के लिए भी था। सही है? और बड़ा रोल हमने राज्य को दिया। थोड़ा थोड़ा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का काम निजी क्षेत्रों को सौंपा। इसीलिए थोड़ा काम निजी क्षेत्र को सौंपा, अधिक काम किसने किया? राज्य ने किया। और राज्य ने बहुत सारे कानूनों का क्या किया? क्रियान्वयन किया। और क्या बनाई? योजना बनाई। शुरुआती दौर में हम वुड्रो विल्सन के अनुसार चले, ऐसा मैं कह सकता हूं।
किसके अनुसार? और प्रशासन का काम बिल्कुल सीमित था। सीमित मीन्स संकुचित था, क्योंकि हमने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में केवल एग्रीकल्चर को फोकस किया। याद है? किसको फोकस किया? एग्रीकल्चर को फोकस किया। तो हमारे काम भी कैसे हैं? लिमिटेड है। हमारे पास लिमिटेड अधिकारी और कर्मचारी की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि काम कैसा है? सीमित है। जैसे ही हम सेकंड पंचवर्षीय योजना में आए, वैसे ही हमारा काम क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि कृषि के साथ अब उद्योग आ गया। और पब्लिक सेक्टर यूनिट लगाने का काम किसने किया? सरकार ने किया ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। सारे बड़े उद्योग, बीएसपी का प्लांट, दुर्गापुर का प्लांट, या राउरकेला का प्लांट, है ना, या बोकारो का प्लांट, किसने लगाया? राज्य ने लगाया। इसका मतलब राज्य का काम क्या हुआ? बढ़ गया। किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। अब जैसे जैसे काम समय के साथ बढ़ा, वैसे वैसे प्रशासन के बारे में सोच बदलेगी कि भाई अब प्रशासन का काम के क्षेत्र केवल कहाँ तक सीमित नहीं है? कार्यपालिका तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। उसका नेचर भी चेंज होगा। समय के साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच लाई और धीरे धीरे आधुनिक दृष्टिकोण में जाएंगे। तो हमने ये कहा कि प्रशासन का काम समय और परिस्थिति के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तनशील है। ठीक, समय और परिस्थिति के साथ क्या है? परिवर्तनशील है। इसका मतलब जैसे जैसे हमने यहाँ पर चीज़ें लिखी है, वो समय के साथ चीज़ें क्या होती गई? बड़ी होती गई है। इसीलिए वुड्रो विल्सन की परिभाषा को एल.डी. वाइट ने थोड़ा विस्तार दिया और बोला कि लोक नीति का क्रियान्वयन। बात वही है ना। यहां पर लोक नीति शब्द कहने से अब ये हो गया कि कानून के साथ साथ यहां पर योजनाएं भी आ गई। सही है, कानून के साथ योजनाएं आ गई, क्योंकि कानून के साथ हम बहुत सारे नियम बनाते, नियम के अलावा क्या बनाते हैं? योजनाएं बनाते हैं। तो थोड़ा विस्तार कौन दिया? एल.डी. वाइट दिया। जैसे ही एल.डी. वाइट ने विस्तार दिया, उसके लोक प्रशासन के क्षेत्र में और चीजें क्या हो गई? विस्तारित हो गई। अभी तक हम कह रहे थे संकोचित दृष्टिकोण से कि लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल कार्यपालिका के काम तक सीमित है। अब हमने कहा कि लूथर गुलिक का कोषकार आ गया कि प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, है ना। यानी काम थोड़ा सा क्या हुआ? बढ़ गया। समय के साथ बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि समय के साथ ये विषय के बारे में दृष्टिकोण क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। आप इस तरीके से सोचिएगा। करेक्ट? आगे बढ़े। अब थोड़ा हम इधर बढ़े नेचर पर। तो अभी तक हम कह रहे थे कि केवल इनका काम, है ना, ही शामिल होता है। अब हम कहेंगे कि नहीं नहीं, इनका नहीं, इनके अलावा इनका भी। मतलब अप्रोच कैसी हो गई? इंटीग्रेटेड। मतलब उच्च से निम्न स्तर के सारे लोगों के काम, है ना, सारे लोगों के काम या उनकी द्वारा की जाने वाली क्रियाएं सारी किस में आएगी? लोक प्रशासन में आएगी, उसके नेचर में आएगी। सही है। चलो फिर समय और आगे जाएगा, तब लोक प्रशासन की परिभाषा में व्यापक दृष्टिकोण आएगा। उस व्यापक दृष्टिकोण में हम कहेंगे कि सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से। अब सरकारी कार्यों में शासन के 3 अंग हैं। पहले आप केवल कहाँ तक सीमित थे? कार्यपालिका तक। अब कार्यपालिका के अलावा विधायिका और न्यायपालिका भी आ गया। जैसे कि आपने देखा होगा संसद की कार्यवाही चलती रहती है, चलती है। तो अगर आपने संसद के सदन को देखा हो तो बीच में एक चेयर वो लगी रहती है, टेबल लगी रहती है, और उसके आसपास दोनों तरफ बहुत सारे अधिकारी बैठे होते हैं। कभी देखा आपने? देखा होगा, है ना। जाना चाहिए, अगर संसद में जाने का मौका मिल जाए
तो अच्छी बात, नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश के विधानसभा में तो जा सकते हो। कोई गया अपने में से? अभी तक कोई नहीं? जाना चाहिए। कहाँ? विधानसभा में। तब आप समझ पाओगे कि अंदर चलता क्या है, अंदर चलता क्या है। ठीक है, हमारे को 2 बार जाने का मौका मिला संयोग से, पिछली सरकार में 14 महीने वाली, शायद क्या 18 महीने, हाँ, XYZ है ना, 2 बार गए उसमें हम। तो अच्छी बात थी कि चेयरमैन साहब के बगल में ही बैठने का मौका मिला, ऐसा नहीं उनकी कुर्सी के बगल में नहीं, थोड़ा बगल में, है ना। तो पक्ष विपक्ष कैसे चलता है वहाँ, कार्यवाही कैसे चलती है, वो सब हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से रिलेटेड है, मतलब समय के साथ चीज़ें क्या हो गई, बढ़ती गई, सोच बदली, नज़रिया बदला, कार्यपालिका तक सीमित नहीं बल्कि कहाँ पहुँचे, विधायिका तक। इसके बाद आता है कहाँ, न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका में भी बहुत सारे बैकबोन में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। कहाँ पर? न्यायपालिका में भी होते हैं। इसका मतलब लोक प्रशासन का काम केवल कहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि विधायिका और न्यायपालिका तक आ जाएगा। तो इधर भी दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, हो जाएगा। परिभाषा व्यापक हुई, यहाँ दृष्टिकोण व्यापक हो गया। और आधुनिक दृष्टिकोण जब नेचर पर आएगा तो कहेगा कि लोक प्रशासन की प्रकृति जो है वो संदर्भ पर निर्भर करती है, समय और परिस्थिति के अनुसार कैसी है, परिवर्तनशील है। ये बात बिल्कुल सही कहा। ये जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे आ जाएगा। प्रकृति किस पर निर्भर है, संदर्भ पर निर्भर है। 91 के पहले तक हमारा प्रशासन सर्विस प्रोवाइडर था, सही कह रहा हूं, और प्रोडक्शन का काम भी कर रहा था। मतलब राज्य का काम उत्पादन और वितरण दोनों का काम था। किसका? राज्य का। किसके पहले? 91 के पहले, सही है। 91 के बाद समय बदला और क्या बदली, परिस्थितियां बदली, और लोक प्रशासन का नेचर बदल गया, बदला हमारे यहाँ। लोक प्रशासन का नेचर बदलकर अब हम सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हम विनियामक का काम भी करते हैं। सही है क्या? किसका काम? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हमारा काम क्या हो गया, विनियामक का हो गया। हुआ? तो लोक प्रशासन के बारे में मैं अंतिम निष्कर्ष क्या लिखूंगा, इतनी चर्चा के बाद, रुको, इतनी जो चर्चा हमारी हुई, इस चर्चा के बाद हमको निष्कर्ष लिखना है। वो तो मैंने भी लिख दिया हूं यहां, समय और के अनुसार परिवर्तनशील है। लोक प्रशासन एक गतिशील विषय है। कैसा विषय है? सही कह रहा हूं, है ना। वुड्रो विल्सन शुरू कराए 1887 में, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया यूएसए का। कहाँ का बनाया? अब यूएसए का स्ट्रक्चर सब जगह फिट होने वाला नहीं था, तो हमने देखा था कि जैसे ही भारत जैसे देश स्वतंत्र होंगे ना, तो एक नई अवधारणा आ जाएगी विकास प्रशासन की। आई क्या? कौन सी? विकास प्रशासन की नई अवधारणा आई थी कि नहीं? उस पर बात भी हुई हमारी। ठीक है, तो लोक प्रशासन एक, हाँ, कैसा विषय है? गतिशील विषय है, और समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। इसकी प्रकृति बदलती है, इसके क्षेत्र बदलते हैं, इसके परिभाषा बदलती है। संभव है कि अब आज हम डिजिटलाइजेशन के युग में रह रहे हो ना, तो इसकी परिभाषा में और क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, इसके नेचर में बदलाव आ जाएगा, आएगा। मतलब प्रशासन का जैसा रोल होते जाएगा वैसा वैसा बदलते जाएगा। जैसे आज हम कहते हैं इस डिजिटलीकरण के युग में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट, यही नारा है ना आपका, अरे यही है कि नहीं? ठीक है, तो समय के साथ चीज़ें क्या हो गई, बदलते जा रही है। इसीलिए जब आप इसका आंसर लिखते हैं तब आंसर भी समय के साथ कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। और ये कहना चाहिए आपको अपने आंसर में वैसा ही जैसा कि आप कभी एंशिएंट हिस्ट्री लिखते समय सिंधु घाटी सभ्यता लिखते हो। और सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम निष्कर्ष ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के
पुरातात्विक स्रोत अपर्याप्त हैं और हाँ साहित्यिक स्रोत अपठनीय है, इसलिए ऐसा ही हुआ होगा कहना संभव नहीं है, या ऐसा ही हुआ होगा हम कह नहीं सकते परफेक्ट, है ना। वैसा ही लोक प्रशासन के बारे में हम ये कहेंगे अंतिम में कि चूंकि लोक प्रशासन एक गतिशील विषय है, समय और परिस्थिति के अनुसार प्रशासन के लोक प्रशासन की परिभाषा, हाँ, क्षेत्र का विस्तार और हाँ प्रकृति में क्या होता रहेगा, बदलाव होता रहेगा, है ना। और संभव है कि आज जो हम बता रहे हैं इससे भी भिन्न प्रशासन का स्वरूप आपको बाद में देखने मिल जाए। ये मेरी एंडिंग का पार्ट होगा, ठीक है। और ये जो चार्ट बना है इसी को आधार बना करके हमको चलना है, ठीक है। और वुडरो विल्सन की बात को अब गलत साबित करना है। एक तो ये नेचर आ गया आपके पास, आया ना। देखिए मैंने आपको इस विषय का कोर एरिया बताने की कोशिश की है कि भाई आप बिना पढ़े भी जाते हो तो आपके पास लिखने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे कंटेंट होना चाहिए जो आप वास्तव में जानते हो। जैसे पहले हमने कहा कि संसद का काम क्या है, विधि बनाना, लेकिन वास्तव में संसद कभी विधि नहीं बनाती। व्यवहार में सरकार कौन बनाता है, सरकार विधि या कानून बनाता है। संसद केवल क्या करती है, औपचारिकता निभाती है। और क्योंकि सरकार को क्या रहता है, बहुमत रहता है, और कोई भी कानून कैसे बनेगा, बहुमत से बनेगा। क्लियर, ये पहला नंबर था। दूसरा भ्रम हमने अपना तोड़ा क्या, हाँ, कि कानून बनाने का काम मुखौटे के रूप में सरकार करती है ना, लेकिन बैकग्राउंड में अनाम कौन रहता है, हाँ, प्रशासन रहता है। मतलब स्थायी कार्यपालक रहते हैं, वही सब कुछ करते हैं कि नहीं। सारा ड्राफ्टिंग से लेकर कि क्या उसकी बारीकियां हो सकती है उन्हीं को पता है। क्यों ऐसा, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव रहता है, और उस अनुभव को हमने देख भी लिया, ये लिखा था कल। ठीक इन दोनों बातों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद इस बात पर पहुंचे, और वो रेखा जो खींची गई थी किसके द्वारा, वुडरो विल्सन द्वारा। वुडरो विल्सन कह रहे थे कि केवल लोक प्रशासन का काम क्या है, नीतियों का क्रियान्वयन है। ये गलत बात है। लोक प्रशासन का कार्य है, नीतियों का क्रियान्वयन मुख्य है, लेकिन नीति निर्माण में भी, है ना, कहां पर, नीति निर्माण में भी अनाम रहकर क्या करना, मुख्य भूमिका निभाना। सही है। और भारत में तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्यों, क्योंकि भारत में जो भी व्यक्ति शासन में चुनकर आया वो वास्तव में अधिकांशतः कैसे थे, लोकप्रिय। और शुरुआती दौर में तो आप सोच सकते हो कि चंद लोगों के हाथ में ही पूरा कंट्रोल था, क्योंकि शिक्षा साक्षरता दर 51 में हमारी 18% है। 51 में 18% की साक्षरता दर। तो सोचिए कि संसद में जाने वाला व्यक्ति भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छी बात है कि मॉडल एलपीजी लॉन्च नहीं हुआ था उस समय। मॉडल एलपीजी लॉन्च अगर उसी समय हो जाता तो ये जो संसद में चुने जाने वाले लोग हैं ना, वो कहते कि नहीं साहब विधानसभा तक ही ठीक है हम। क्यों, क्योंकि अपने को ये कुछ समझता नहीं है, ऐसा होता। लेकिन समय के साथ चीजें क्या हुई, बदली, विकसित हुई, और हम भी शासन प्रशासन के अच्छे अनुभव से गुजरे ना। ठीक है, चलिए, ये अभी तक हमने 2 बातों को जाना, ऐसा मैं कह सकता हूं। पहले दिन जाना था ये वाला पूरा पार्ट, है ना, सॉरी, हाँ, पहले दिन यहां से शुरू किया। अब हमने कल आपको बहुत सारी चीजें सिखाई थी कि लोक प्रशासन का कोई भी प्रश्न आएगा, पहला काम तो है कि ये मुझे बनाना ही है। ये बात तय हो चुकी है हमारी, हुई ना। दूसरा काम ये बनाना ही है, बनाना है ना, ये तो 2 हमारे बन गए। तीसरा काम है कि शासन प्रशासन के बीच की जो रेखा है उसको अपन लोग जाने। अब लोक प्रशासन विषय को पढ़ते समय आप केवल ये नहीं कहेंगे कि प्रशासन का काम केवल नीतियों का क्रियान्वयन है, बल्कि ये कहेंगे कि लोक प्रशासन का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन नहीं तक ही नहीं, बल्कि हाँ
नीतियों के निर्माण में भी कैसी भूमिका, अनाम रहकर भूमिका अदा की जाती है। सही है, इसी को आधार बनाकर अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले दिन वाला पार्ट आप जान चुके, दूसरे दिन वाला पार्ट भी समय के साथ क्या हुआ, विकसित हुआ। अब तीसरे नंबर का काम है जो आपको याद रखना है, जिसकी थोड़ी शुरुआत मैंने की है ना, और लोक प्रशासन का महत्व पहले ही जान लेना है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या लिखा, परिभाषा है ना, मन से भी लिख दोगे। वुड्रो विल्सन क्या बोलेगा, वो बोलेगा जो आप बोलोगे। वुड्रो विल्सन क्या बोलेगा, वो आप बोलोगे। मतलब क्या बोलेगा वो, कानून का क्या करना, क्रियान्वयन करना। इसमें कौन सी नई बात है ना, बस उसने एक शब्द जोड़ दिया, क्या, एलडी वाइट आए तो उन्होंने बोला लोक नीति को क्रियान्वयन करना, मीन्स योजनाओं को भी शामिल हो गया। इन्होंने बोला कि सरकारी कार्यों का वास्तविक निष्पादन है, समय के साथ चीजें बड़ी होती गई, है ना। तब विलोबी ने यह परिभाषा दिया और वास्तविक निष्पादन में क्या क्या शामिल पता चल गया। चला, लास्ट दिन जब आप पढ़कर आप जाओगे पेपर देने, उस समय इतना ही पढ़ पाओगे। ये बात मैं बता दे रहा हूं, यही सत्य है। आपकी सब लिखी हुई चीजें रह जाएगी जहां की वहां कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक है, एक बात समझ में आ गया है ना। यहां पर भी धीरे धीरे चीजें कैसी होती जाएगी, विस्तार रूप लेगी और व्यापक दृष्टिकोण में तीनों शामिल हो जाएंगे। यहां पर नेचर में समय के साथ क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। संदर्भ के अनुसार समय चीजें बदलना है। अब आपको केवल एक चीज याद रखना है, ये तीसरा नंबर का पार्ट। दो चेहरे देख लिए आपने, पहला वाला कल दिखाया गया, आज परिभाषा, हाँ, क्षेत्र विस्तार और प्रकृति समझ गए। आप समझ गए हो प्रकृति का क्या मतलब, कौन कौन सी क्रियाएं आती है ना। क्षेत्र सबको समझता है कि कौन कौन आएगा, क्या कार्यपालिका तक सीमित या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से। ठीक है, प्रकृति समझने में थोड़ी दिक्कत होगी और ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आए, लोक प्रशासन की प्रकृति का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब, क्या तात्पर्य, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें शामिल होती, क्या केवल उच्च स्तर की क्रियाएं है ना, या उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक की क्रियाएं, या क्रियाएं संदर्भ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, संदर्भ पर निर्भर करती है। जैसे सेना में काम भिन्न प्रकार का, गृह मंत्रालय का काम भिन्न प्रकार का, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम अलग अलग नेचर का। तो संदर्भ के अनुसार क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदल रहा है ना। बस अब आते हैं लोक प्रशासन के महत्व पर, है ना, और इसके महत्व को वैसा ही जाने जैसा कि हमने अपने देश में चीजों को देखा है। ठीक है, पहला महत्व तो आपको पहले से पता है, नीतियों का क्रियान्वयन नहीं बल्कि नीतियों के निर्माण में भी इनकी भूमिका रहती है। चलो, समय के साथ साथ इनके महत्व में वृद्धि होती जाएगी, होगी क्या, ठीक है, समय के साथ होगी। भारत के संदर्भ में सोचना है, जैसे पहले नंबर पर जो हमने लिखा उसमें आपने देखा होगा कि प्रशासन केवल सीमित एरिया तक काम करता था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में आपने क्या किया, कृषि पर बल दिया, और कृषि पर बल देने के साथ साथ आप प्रशासन का काम क्या था, कृषि पर बल। और पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य क्या कम करना, गरीबी कम करना। और भारत में हमने कृषि पर बल क्यों दिया, अरे कम क्यों दिया, भुखमरी थी ना। मतलब प्रशासन का काम उस समय ऐसा भी कह सकते हो कि गरीबी और भुखमरी कम करने तक सीमित था। सही है क्या, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने किस पर बल दिया, उद्योग पर बल दिया। हमने सोचा कि प्रोडक्शन का काम हम अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट में करेंगे और जो उत्पादन करेंगे अपने यहाँ उनका वितरण भी
है ना, किससे कराएंगे? सरकार से। काम थोड़ा थोड़ा क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। ठीक, जब आपके देश की भुखमरी कम हो जाएगी, उत्पादन और वितरण पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो स्वाभाविक है कि देश के भीतर की बहुत सारी चीज़ें सुधरेगी। उनमें सुधरने वालों में ये भी सुधरेगा। DR मीन्स डेथ रेट हमारी कम होगी। सही कह रहा हूँ क्या? मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब भारत स्वतंत्र हो चुका है। तो हाँ जी, चिकित्सकीय सेवाएं क्या होगी? धीरे धीरे अच्छी होगी। इसको अच्छा बनाने पर हमने प्रयास किया और किसको कम किया? डेथ रेट को कम किया। एक तरफ डेथ रेट कम हुआ, लेकिन भुखमरी दूसरी तरफ क्या हो गई? खत्म होने लगी, ऐसा भी कह सकते हो। तो दूसरे तरफ क्या बढ़ेगी? बर्थ रेट बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। और इन दोनों का स्वाभाविक परिणाम क्या आएगा? हाँ हाँ, अरे भाई, जनसंख्या विस्फोट होगा, है ना। एक तरफ आप डेथ रेट घटा रहे हो, दूसरी तरफ क्या बढ़ा रहे हो? बर्थ रेट बढ़ा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। 2 दशक में ही आप यहाँ पहुँच गए। अरे पहुँचे ना, कहाँ पहुँच गए? जनसंख्या के विस्फोट पर पहुँचे। अब आपका काम धीरे धीरे क्या होता गया? अरे धीरे धीरे काम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये जनसंख्या विस्फोट का दशक हमारे पास 71 वाला है। सही कह रहा हूँ क्या? आपने जो पढ़ा है मैं वही बता रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आप यही कर पाओगे। ठीक है, इंडिया को आधार बनाकर आप लोक प्रशासन का क्या पढ़ो? महत्व पढ़ो। सही है, चलो। तो हमने क्या कर दिया? जनसंख्या का विस्फोट किया। जनसंख्या विस्फोट हो गया, हमारे यहाँ हुआ। और जनसंख्या विस्फोट का दशक कौन सा आया? 71 का दशक आया, आया कि नहीं? 71 के दशक में ही जनसंख्या क्या हुई है? किसी को याद है 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 24.8%। ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। वो सबसे हाईएस्ट है हमारे यहाँ, क्या? 10 की वृद्धि दर। चलो, अब इसी दौर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च होगा? अब प्रशासन का कार्य क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कभी ये काम कर ही नहीं रहे थे आप, अब इनके लिए आपको कर्मचारी लगेंगे। आपका पूरा ढांचा विकसित होगा, किसके लिए? परिवार नियोजन के लिए। ठीक, समय के साथ चीज़ें और आगे बढ़ेगी। आपने देखा होगा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। अरे हुआ था क्या? कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, और पर्यावरण निम्नीकरण पर पहली बार बात हुई। सही है। तब आपके पास एक और काम बढ़ गया, किसका? अरे पर्यावरण संरक्षण का काम भी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? काम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है इंडिया में। करेक्ट, समय के साथ इंडिया में क्या हो रहा है? काम बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़े, सही है ना। अब आप देखिए, फिर आपने देखा होगा 1975 में इंदिरा गांधी आई और उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ और देश नहीं, गरीबी हटाओ बोला, कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ याद आ रहा था, है ना। गरीबी हटाओ का नारा दिया और बहुत सारे हमारे यहाँ पर कार्यक्रम लॉन्च हुए, गरीबी उन्मूलन के हुए। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे आप देखिएगा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चले। ये यद्यपि इकोनॉमी का पार्ट है, जैसे मरुस्थली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इसी दशक में हमने लॉन्च किया। और फिर जाकर के आगे 1980 में IRDP लाया। नाम सुना कभी? IRDP का नाम सुना है क्या? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ? अरे भाई 80 में लॉन्च हुआ। कौन सा? हाँ, IRDP। ICDC तो 75 में आएगा, है ना। मतलब आप सोचिए कि ICDS प्रोग्राम से लेकर बहुत सारे तमाम प्रोग्राम क्या कर रहे हो आप? लॉन्च कर रहे हो। आपका काम था, प्रशासन का काम क्या था? जनता की देखभाल करना, विशेष उद्देश्य यही है ना। सही है। अब काम क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। ICDS प्रोग्राम आया, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।
IRDP लाया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। ठीक समय के साथ काम बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब हम ये कहें कि समय के साथ साथ लोक प्रशासन के हाँ महत्व में क्या होती जा रही है, वृद्धि होते जा रही है, हो रही है। ठीक है, फिर आपने 80 के बाद 90 के दशक में कौन सा मॉडल लॉन्च कर दिया, LPG मॉडल लॉन्च कर दिया। यहाँ से प्रशासन का काम अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। जितना काम वो पहले कर रहे थे उससे भी अब काम क्या हुआ, बढ़ा। जैसे ही मॉडल लॉन्च हुआ अगला दशक आया, 21वीं सदी आई। कौन सी सदी आई, 21वीं सदी आई, और योजनाओं की भरमार हो गई। नाम सुना होगा, है ना। ये IRDP का ही नाम चेंज करके अपने जवाहरलाल नेहरू नेशनल रूरल मिशन आया, है ना। फिर अर्बन मिशन भी आएगा। ठीक है, अच्छा नहीं, इसको जवाहरलाल नेहरू नहीं, स्वर्ण जयंती नाम सुना होगा ना, स्वर्ण जयंती नाम से आया, हाँ जी। फिर स्वर्ण जयंती के बाद ही नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, सब बार बार नाम चेंज हो रहे थे, बस हो रहे थे ना। लगातार योजनाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। किसका काम बढ़ता जा रहा है, प्रशासन का महत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग लोक प्रशासन के महत्व को जाने और प्रशासन को भी इसी रूप में देखने का प्रयास करें। ठीक है, समय के साथ साथ महत्व में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, हो रही है। आज आप देखिए कि योजनाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि याद रखना क्या हो गया, कठिन हो गया है, हुआ है। कई कई योजनाएं ऐसी है इंडिया में कि एक ही योजना को 2 मंत्रालय चला रहे होंगे, ऐसा भी चल रहा होगा, चल रहा है। मतलब काम आपका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अब जो प्रशासन में काम करने वाले लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ रही है। ये चुनौतियां किस रूप में बढ़ रही है वो तो आप पहले से देख कर आए हो कि नहीं। काम की क्या बढ़ गई, जटिलता बढ़ी, क्योंकि एक मॉडल LPG का आया और युग कौन सा है अभी, IT का। तो जटिलता बढ़ना स्वाभाविकता, इस पर हमारी बहुत बात हो गई, हुई है ना। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि इस विषय को पढ़ने के लिए 3 चीजें याद रखना है। पहला कि एक अध्ययन के एक विषय के रूप में किस प्रकार से उसका क्या हुआ, विकास हुआ। उसमें वुड्रो विल्सन से शुरू करेंगे और जैसा जैसा समय चलता जाएगा, परिस्थितियां बदलती जाएगी, काम बढ़ेगा। दूसरे चरण में फर्स्ट वर्ल्ड वार आएगा, ऐसे ही है क्या, कौन से चरण में, दूसरे चरण में। ये आपको क्या लिखना है पता ही है। पहला चरण बिल्कुल शुरुआती दौर है, पहले चरण में ही क्या आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार आया। दूसरे चरण में वैश्विक मंदी आई है ना। तीसरे चरण में सेकंड वर्ल्ड वार आया। चौथे चरण में बहुत सारे नए देश क्या हो गए, स्वतंत्र हुए। तब इस विषय के साथ बहुत सारी समस्या आई है, वो समस्याओं को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ते बढ़े कि नहीं। ठीक है, एक ये बात हमको पता होना चाहिए। दूसरा कि परिभाषा, क्षेत्र विस्तार और प्रकृति, उसको जान लिया आपने। अगर कुछ सैद्धांतिक प्रश्न आ गए तो हमारे पास लिखने के लिए रहना चाहिए कि हम मन से भी कुछ बातें स्वयं से लिख पाए, है ना। और 4-5 लोगों के मुझे नाम याद रहे। मैं ये जो बातें आप लोगों को बता रहा हूं ये उस दिन के हिसाब से बता रहा हूं जिस दिन आप पेपर देने जाने वाले हो, और आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए हो तब याद आ जाए कहीं बड़े मुश्किल से किसका नाम, कौन था यार वो, उसका नाम लिख दूंगा। ये तो मेरे को मालूम ही है, ये तो मुझे मालूम है, क्या नहीं मालूम है वो था कौन, सही। इसीलिए यहां पर लिमिटेड लोगों के नाम याद रखो। लोक प्रशासन विषय जिस जमाने में लोग पढ़ा करते थे, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहां आता था पता है, इन लोगों के नाम। एक ही प्रशासन की परिभाषा को अभी कितने लोगों ने दिया, लोक प्रशासन की परिभाषा, मैंने 3 ही का नाम लिखा हूं। यहां पर कम से कम 20 लोग थे, कितने, मैंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो हमारे काम का है। जनरल स्टडी में
विषय में नहीं। इसलिए हमने पहला नाम वुडरो विल्सन साहब का, दूसरा नाम एल.डी. वाइट का और तीसरा नाम विलोबी का। 3 नाम तो मुझे रटेंगे। चौथा नाम लूथर गुलिक को मैं वैसे भी जानता हूं, और आर्डवे टीट को मैंने शुरुआत कराया था, याद है आपको? किसको? कुछ कुछ नाम आप याद रख लोगे, है ना। हेनरी फ्योल का नाम भी सुनाया गया था, याद होगा। पहली पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन है? हेनरी फ्योल था, ठीक है। हाँ, एल.डी. वाइट ने, सॉरी हेनरी फ्योल बोला, एल.डी. वाइट ने पुस्तक लिखा था और हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिया, ठीक। कुछ लिमिटेड लोगों के नाम आप लोग याद रख लीजिए और लिमिटेड तरीके से चीज़ों को जोड़ लीजिएगा, और समय के साथ चीज़ों को क्या कर लीजिए, बदलने सीख जाइए, ठीक है। जब भी आप प्रशासन पर बात करेंगे तो हमेशा यहाँ तक बात नहीं करेंगे कि लोक प्रशासन का काम केवल नीतियों का क्रियान्वयन करना है। ऐसा शुरुआती दौर था जब कौन बोले? वुडरो विल्सन बोले। समय के साथ जब प्रशासन के कामों में जटिलता बढ़ी, प्रशासन कामों में जटिलता बढ़ी, और जटिलता कैसे बढ़ी? हाँ जी, प्रशासन के काम में समय के साथ साथ क्या बढ़ती गई? अरे काम बढ़ता जा रहा है ना। देखो, अब आपको इतने सारे क्षेत्रों के लिए क्या बनानी है? कानून बनाना है। तो इन कानून बनाने के लिए वो व्यक्ति काम आएगा ना जो इन क्षेत्रों में क्या कर चुका है, अनुभवी है, काम कर चुका है, ग्राउंड लेवल पर काम किया है। वो आपको कानून बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो इस पूरे के बाद अब हम क्या कहेंगे कि लोक प्रशासन केवल नीतियों का क्या नहीं, क्रियान्वयन तक सीमित नहीं, बल्कि हाँ, है ना, अब नीतियों के निर्माण में भी भूमिका निभाता है, निर्माण में भी। जबकि इन दोनों के बीच पहले क्या खींची गई थी? रेखा खींची गई थी ना। बॉर्डर तो यहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन अब बॉर्डर की जगह अब हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन का काम ऐसा हो गया, ओवरलैप कर गया। पहले लोक प्रशासन का काम केवल ये था क्या? और किसका काम? शासन का काम क्या था? नीति निर्माण था। अब क्या हो गया कि ये यहां पर प्रवेश कर गया, किया है कि नहीं? सही है। इसका मतलब अब आप इस अप्रोच के साथ लिखोगे आंसर, ठीक है। और इस अप्रोच को बताने के पहले आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि समय के साथ लोक कल्याणकारी राज्य की जब अवधारणा आती है तो वास्तव में लोक कल्याण करना है ना। तो वास्तव में लोक कल्याण करने के लिए बहुत सारी क्या बनानी पड़ेगी? योजनाएं बनानी पड़ेगी, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा। फिर आपके साथ कुछ नए प्लेयर्स खड़े होंगे, उनका भी आपको जिक्र करना है ना। उन प्लेयर से भी आप परिचित हो, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, समय के साथ साथ नए नए प्लेयर आएंगे, और उन प्लेयर के साथ भी आपको चलना पड़ेगा। ये तो हो गया एक पक्ष, है ना। प्लेयर कौन कौन आए? पहला, सरकार सभी प्रकार की सेवा अकेले नहीं दे सकती भारत जैसे विविधता वाले देश में। तब आपने सेवा देने के लिए किनको लाया? एनजीओ को लाया। ये नया प्लेयर आया, अरे आया कि नहीं? इसके अलावा एक प्लेयर और आया जिसका नाम क्या था? सिविल सोसाइटी। ये भी एक प्लेयर था, सही है क्या नहीं? फिर समय के साथ और प्लेयर आया, हाँ एसएचजी आएगा, लेकिन समय के साथ एक प्लेयर और आपके सामने खड़ा होगा, कौन? मीडिया भी आएगा ना, आएगा कि नहीं? ठीक है। फिर समय के साथ साथ आपके प्लेयर लगातार क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनके साथ भी आपको कोऑर्डिनेशन बना के काम करना है, क्योंकि आपने प्रशासन की परिभाषा में कहा था, याद है? हाँ जी, समन्वय और क्या होना चाहिए? तब कोऑर्डिनेशन आपको एनजीओ के साथ भी बैठाना है, एसएचजी के साथ भी बैठाना है ना, ठीक है। वो भी नए नए प्लेयर हैं, और एक बड़ा प्लेयर आपके साथ है जो आपके बिल्कुल बगल में चलता है। चल रहा है आपके बगल में, इनका अपना प्रशासन चलता है। किनका? निजी प्रशासन, ठीक है। और इनके साथ आपको किस में टिकना है? अरे किस में टिकना है भाई? प्रतिस्पर्धा में टिकना है। ये भी एक चैलेंज है आपके साथ, है ना। मतलब एक आम व्यक्ति सर्विस लेने जाता है पहले कहाँ? प्राइवेट सेक्टर में, ठीक।
और प्राइवेट सेक्टर में जाकर के वहाँ देखता है कि सर्विस सबसे अच्छी दी जा रही है, साथ में त्वरित भी दी जा रही है। जैसे ही वो वहाँ से यहाँ आता है तो वैसी अपेक्षा करेगा। तब हमने कहा कि गुड की जगह एक्सीलेंट सर्विस चाहिए, चाहिए ना। ठीक है, तो आपके पास प्लेयर्स भी क्या होते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके साथ भी आपको कोऑर्डिनेशन बैठाकर काम करना है। निष्कर्ष रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोक प्रशासन विषय को सैद्धांतिक धरातल पर आप पढ़ें, अच्छा है। उसको प्रयास करिए कि 50% रखें उसकी पुस्तकी बातें, और 50% एरिया क्या करें, मन से लिखें। और मन से कहाँ से लिखोगे, वो आपके पास है, हमने दे दिया है वैसा जुगाड़, आपको दिया है ना। तब आपके पास एक तो परीक्षा देने के दिन लोड नहीं रहेगा, आ जाए कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे, यही बात होगा ना। और अगर आपने पूरी तरह से किस में ले गया अपने आप को, पुस्तक में ले गया, तो इस विषय से आप भी ज़्यादा परिचित नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये विषय ही नया है। विषय कैसा है, नया है, और आपने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, तो ये आपके कंट्रोल में आने वाला नहीं है। हमने जब इस विषय की शुरुआत की थी तो 3 महीने तो हमको समझ ही नहीं आया क्या प्रशासन क्या लोक प्रशासन। पढ़ रहे हैं, लाइन खींच लिए, हो गया पढ़ के, बुक खत्म हो गई। बगल वाले ने पूछा यार कौन सा विषय है, लोक प्रशासन, क्या होता है ये, पता नहीं यार, लिखा तो है जरूर, कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि शुरुआत नए विषय के साथ ऐसे ही होती है ना। और इसकी भाषा भी वैसा ही जैसे आपकी TMH है, टाटा मेगरा हिल्स की, है ना। और TMH अगर किसकी खरीद लो आप, पॉलिटी की, अरे पॉलिटी की TMH आती है ना, लक्ष्मीकांत की बुक TMH वालों की है भाई, टाटा मेगरा हिल की है। तो वहाँ पर भाषा देख लो आप, बड़ी क्लिष्ट टाइप की। वैसे ही TMH की ये बुक है, टाटा मेगरा हिल की, है ना, M लक्ष्मीकांत ही है। कौन सी है, लोक प्रशासन। भाषा वैसे ही क्लिष्ट है ना। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना याद रहेगा, याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो लोक प्रशासन विषय को व्यवहारिक बना के पढ़ा जाएगा, चलेगा। कैसा बनाकर, चलो तो जल्दी जल्दी मिशन शुरू करें, फटाफट हेडिंग डालो, लोक प्रशासन। सब आप कहानी सुन लिए हो, अब मुझे आपको समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी, हो जाएगी जी हाँ। हेडिंग में लोक प्रशासन है या प्रशासन प्रबंधन, जो भी XYZ होगा। पहला काम इस पेज के साथ शुरू करेंगे। इस पेज के साथ शुरू करने के लिए जो चीज़ आपको पहले दिन बता दी गई वो आपके बन जाना चाहिए, बनना चाहिए। पहला एक स्ट्रक्चर जल्दी से बनाओ नया पेज में। अब थोड़ा गति बढ़ा देंगे, चल जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने तैयार कर लिया हूँ एक लेवल पर कि सोचना कैसे है, ठीक है, सोचना कैसे है, ठीक है। जल्दी पहला काम क्या, लोक प्रशासन लिखा, अरे लिख दिया ना, जी हाँ, हेडिंग में रहेगा। बगल में पहले लिखो प्रशासन, बगल में बोला प्रशासन। जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, 1 मिनट और रुको। ये वाला चित्र राइट हैंड में बना लो। यहाँ देखो भाई, चित्र थोड़ा छोटा बनाना, यहाँ पर चित्र बन जाए। उसका कारण है कि बहुत सारी चीज़ें इनको देख देख के लिखना है, इनको देखा और लिख देना है। कुछ नहीं आया तो यहीं को जोड़ जाड़ के ये लो, तैयार है मिक्स वेज ही बनाते हैं ना अपन लोग। ये मैं एक्चुअली क्या है कि मैं कोई भी विषय में आपको लोड नहीं देना चाहता कि भाई आप रटो और फिर पढ़ो, है ना, ये काम ही नहीं करना अपने को। ये वाला काम यहाँ पर बनाओ, ध्यान से सुनिए। इधर जगह रखना, एक तरफ प्रशासन और एक तरफ शासन और प्रशासन लिखने के लिए। तो प्रशासन इधर लिखना, शासन इधर लिखना। ये वाला डिब्बा यहाँ रहे और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ रहे। कितनी चीजें आए, 4, एक ही पेज में आना चाहिए। जल्दी करो। और मैंने आपको बताया था घर पे प्रैक्टिस करना है, क्या, गोला बनाने की। गोला गोला कैसा बनना चाहिए, गोल। इस पर बात हुई हमारी ना, है कि नहीं। क्योंकि वहां पर आपको ना तो पेंसिल मिलेगी ना आपको और कोई चीज मिलेगी, पेन से ही सब कुछ बनाना है। इसलिए अभी जल्दी कर लीजिएगा। किसने, मैं ये कहना चाह रहा हूं, परिभाषा देने वाले तो 20 लोग मिलेंगे, हम क्या लिख पाएंगे, वो वाली परिभाषा याद रखो।
ये नहीं पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन की परिभाषा एलडी वाइट के अनुसार बताओ। किसके अनुसार? एलडी वाइट के अनुसार बताओ। ऐसा नहीं आएगा प्रश्न। हमारे को जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर दिमाग लगाते हैं। सही है? हो गया क्या? ये बना लिया आपने यहां पर। इसके बगल में ये स्ट्रक्चर बना देंगे ना। मंत्री जी के सामने क्या लिखोगे पता है ना? नीति का निर्माण, ये लिखना है बस। और उच्च अधिकारी यानी सचिव के सामने लिखोगे नीति का क्रियान्वयन, ये इधर का ढांचा। हाँ सॉरी, उच्च अधिकारी के सामने सचिव, सचिव मीन्स स्थायी कार्यपालक, यहां लिख दीजिएगा। मंत्री यानी राजनीतिक प्रमुख है, नीति निर्माण का काम है। उच्च अधिकारी में सचिव को लिखना है स्थायी कार्यपालक, स्थायी कार्यपालक। ठीक, ये बातें मत लिखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है कि वास्तव में होता क्या है। ठीक है, और एक ही पेज में चाहिए मुझे ये सब चीजें, एक ही पेज में चाहिए। चलो आगे बढ़े। बन गया? इधर लिख दो एक तरफ शासन, दूसरी तरफ एक तरफ सॉरी प्रशासन और दूसरी तरफ क्या? शासन। पहले रेखा खींच देंगे। हाँ जी, प्रशासन के नीचे लिखेंगे नीतियों का क्रियान्वयन। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। प्रशासन के नीचे लिखेंगे नीतियों का क्रियान्वयन। हो गया? इसमें लिखना है नीतियों का निर्माण। हो गया क्या लिखकर? जी हाँ, ये उलट गया है, चलेगा ना? क्योंकि हमको प्रशासन इधर रखना था। प्रशासन क्या होता है ये तो आप जानते ही हो, है ना? अभी इन दोनों के बीच सीमा रेखा खींच लो, फिर उसके बाद इसको लिख लेना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो शुरुआत है जिस जगह से हुई है उसको पहले अपन लोग पृष्ठभूमि में रखें। हो गया? प्रशासन के नीचे लिखो स्थायी कार्यपालक। लिखा है? स्थायी कार्यपालक के कोष्टक में नौकरशाही। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। नौकरशाही। हो गया? इधर लिख दो राजनीतिक कार्यपालक कोष्टक में, राजनीतिक कार्यपालक कोष्टक में सरकार। मंत्री की जगह सरकार लिख दे। हो गया? इधर जो शासन वाला पार्ट है इनके नीचे लिखना है कि जवाबदेही, ये शासन वाले में है ना, जवाब, शासन के नीचे जवाबदेही जनता के प्रति। जवाबदेही जनता के प्रति किसमें लिखा? शासन में लिख दिया। जवाबदेही किसके प्रति है? जनता के प्रति। इधर वाले में जवाबदेही राजनीतिक प्रमुख के प्रति है। जवाबदेही राजनीतिक प्रमुख के प्रति। हो गया क्या? हाँ जी। क्यों? देखो, उस मंत्रालय से रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ होगी तो जवाब किसको देना है? संसद में मंत्री जी को देना है ना? तो ये लोग इनके प्रति जवाबदेह होंगे। हो गया? चलिए, अब बगल में प्रशासन, ये तीनों बातें लिख दो। उसका अर्थ देखभाल करना, कामा, सेवा करना, किसकी? तो जनता की।
प्रशासन का अर्थ लिखना है, लिख दिया। क्या करना? देखभाल करना, हाँ। कामा, सेवा करना, किसकी? जनता की। हो गया? चलो, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इतना लिखने के बाद हमको प्रशासन की परिभाषा लिखना है जल्दी बगल में, और परिभाषा लिखते समय ये देखकर लिख देना है, इसको देखकर लिखना है परिभाषा, ठीक है ना? किसी विशिष्ट उद्देश्य कोष्टक में, हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। विशिष्ट उद्देश्य कोष्टक में जनता की सेवा करना कोष्टक बंद। हो गया? विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है। किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन है, जिसमें सहयोग व समन्वय होता है। मतलब जो प्रयास आप करेंगे उस प्रयास में क्या होना चाहिए? हाँ, सहयोग और समन्वय होना चाहिए। इस आधार पर हमने किसकी परिभाषा बना दी? प्रशासन की। अब हमारे पास प्रशासन शासन के बीच की एक सीमा रेखा और एक स्ट्रक्चर सब कुछ आ चुका, आ गया। अब हमारे को इससे थोड़ा आगे बढ़ना है और लोक प्रशासन की परिभाषा लिखना है। किसकी? तो अब हेडिंग बगल में लिखोगे लोक प्रशासन। ये परिभाषा किसकी थी अभी तक? प्रशासन की, ठीक है। हो गया? चलो, लोक प्रशासन की पहली परिभाषा उसके जनक द्वारा दी जाएगी ना, और वो आपको पता ही है। पहले देख लो को बगल में वुड्रो विल्सन। क्या लिख रहे हो आप? लोक प्रशासन लिखा है ना, उसके कोष्टक में परिभाषा लिख दो तो बेहतर होगा। अब ये परिभाषा देने वालों के नाम बगल से, पहला फटाफट कौन? वुड्रो विल्सन डैश। क्या है वो आपको याद है, ठीक है ना? वुड्रो विल्सन लिखा? हाँ जी। वुड्रो विल्सन कौन है? लोक प्रशासन के जनक है भाई साहब, है ना? वुड्रो विल्सन के अनुसार डैश करके लिखो। वुड्रो विल्सन के अनुसार डैश लगा के उल्टा इन्वर्टेड कामा आ जाएगा ना? हाँ। क्या? लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को क्रमबद्ध एवं विस्तृत, दो शब्द जोड़ दिया, क्रमबद्ध एवं विस्तृत क्रियान्वयन का नाम है। हो गया? चलिए, अभी ये परिभाषा आपने किसके अकॉर्डिंग लिखी है? वुड्रो विल्सन के अनुसार। तो वुड्रो विल्सन के अनुसार लिखा होगा, फिर डैश मारा तो वुड्रो विल्सन के नीचे जगह खाली है आपके, देखो खाली है, वहां लिखो जनक, कोष्टक में लिख दिया। परीक्षा में भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा। जब आपको लोक प्रशासन के बारे में लिखना रहे तो हम आपको बीच बीच में बताते जाते हैं कि क्या क्या लिखना जरूरी है ना? तो हमने कहा कि ये बनाना है एक। दूसरा, जो आप परिभाषा लिखोगे, हाँ जी, ये लिखी परिभाषा है ना? इस परिभाषा में आपने जो लिखकर हुआ उसके सामने डैश लगाओ, थोड़ा लंबा डैश, जहां खत्म हुई होगी परिभाषा। खत्म हुई ना कहीं, जहां पर लिखा होगा अंतिम लाइन में क्या लिखा है? नाम है, पूर्ण विराम के बाद थोड़ा लंबा डैश, और कोष्टक में संकुचित दृष्टिकोण, ऐसा लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे स्टेटमेंट रहते हैं ना, कई लोगों के रहते हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसको डैश लगा के फिर जाकर उसके कोष्टक में लिखते हैं कि अच्छा ये स्टेटमेंट फला व्यक्ति का है, करेक्ट। ऐसा ही यहाँ भी लिखेंगे
किस दृष्टिकोण से लिखा? संकुचित परिभाषा कौन दिया? वुड्रो विल्सन दिया। वुड्रो विल्सन की ही बात को दोहराया किसने? एल.डी. व्हाइट ने। तो दूसरी परिभाषा भी लिख लो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। एल.डी. व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं, कीवर्ड पहले याद रखना है ना, मैंने आपको कीवर्ड बता दिया हूं, फिर आगे पीछे खुद भी जोड़ लेना। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं, सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य जिनका क्या लिखा? उद्देश्य। हाँ देखिए, सबको मालूम है हमारा उद्देश्य क्या है भाई, वो पता है। वही बातें हर किसी की परिभाषा में रहेगी, है ना। इनके पहले वालों में उनने बोला कि किया, प्रशासन की परिभाषा देखा था, किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास था। हम कह रहे हैं कि वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को क्रियान्वित करना है। उद्देश्य क्या है भाई? लोक नीति को क्रियान्वित करना है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या है? हाँ, लोक नीति को क्रियान्वित करना है। चलो, तीसरे नंबर की परिभाषा किसने दिया? विलोबी की। विलोबी के अलावा भी बहुत सारे लोग दिए होंगे, लेकिन हमको केवल विलोबी की लिख करके बंद करना है। लिखो, विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है। ये थोड़ा थोड़ा शब्द बदलते हैं बस। उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित है। सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित है। सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित है। संबंधित है। और यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका से संबंधित है। मतलब तीनों का काम इसमें आ जाएगा ना। हो गया। नीचे में ये जो लिखा आपने, जो परिभाषा, इसके सामने डैश लगाकर कौन सा दृष्टिकोण लिखोगे? व्यापक। कैसे लिखना है पता हो गया? व्यापक दृष्टिकोण, डैश लगाकर। अभी तक जो लिख रहे थे वो कौन सी तरफ थी? संकुचित। अब व्यापक दृष्टिकोण से आ गया। हो गया क्या? जी हाँ। नीचे में इन परिभाषाओं का निष्कर्ष लिखना है। इन परिभाषाओं में क्या ऐसा समझ में आया हम, है ना। ये परिभाषा तीनों लिखे हुई, निष्कर्ष रूप में लिखिए। निष्कर्ष रूप में, निष्कर्ष रूप में लोकहित हेतु किया गया प्रशासन, लोकहित हेतु किया गया प्रशासन, लोकहित हेतु किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। लोकहित हेतु किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। हो गया। चलो, दूसरा नंबर। अब हमारे पास लोक प्रशासन की परिभाषा दोनों दृष्टिकोण से आ चुकी है, एक संकुचित और दूसरा। अब हमारे को लोक प्रशासन का क्या देखना है? क्षेत्र विस्तार। और आपका माइंडसेट पहले से तय है। क्या क्या तय है बताओ? कि भाई इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ऐसा, सही है ना। तो आपने जिस पेज में लिखा वो पेज कंप्लीट हो गया क्या?
अगर बचा भी है तो आपने उसमें चित्र वित्र भी तो बनाया होगा, उसके बावजूद थोड़ा ही कुछ बचा होगा। अच्छी बात होगी कि परिभाषा के बाद लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तार कहाँ आना चाहिए, अगले पेज में आना चाहिए। ठीक है, अगले पेज में लिखें तो बेहतर। मैंने आपको तुलनात्मक सिखा दिया हूं, आपका माइंडसेट रहेगा पढ़ते समय, रहेगा कि नहीं? चलो क्षेत्र विस्तार जल्दी जल्दी। हो गया क्षेत्र विस्तार डैश। इस संदर्भ में 4 प्रकार की विचारधारा है, उसके सामने लिखो, क्षेत्र विस्तार के सामने लिखो। इस संदर्भ में 4 प्रकार की विचारधारा है, 4 प्रकार की विचारधारा है। फर्स्ट, अब देखो यहां पर एक और बात, चीजें पुरानी हो जाएगी तो हम उसको परंपरागत बोलेंगे, समय के साथ बदलेगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको आधुनिक बोलेंगे। मतलब वुड्रो विल्सन ने जो विचार दिया कि जो परिभाषा दिया होगा उस समय जो बताया उसने कि भाई लोक प्रशासन का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, कार्यपालिका तक सीमित है, तो काम केवल एक होगा, क्या? अरे क्या काम होगा? कानून का क्रियान्वयन होगा, है ना। ये लोक प्रशासन के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण होगा और इसको हम परंपरागत विचारधारा बोलेंगे। कौन सी विचारधारा? तो 4 प्रकार की विचारधारा है। पहला नंबर परंपरागत। परंपरागत दिमाग में आ जाएगा, कौन दिखेगा हमको? वुड्रो विल्सन दिखेगा। वो लाइन छोड़ दो और पहला नंबर पे लिखो, बाएं से, बाएं में पहला नंबर। कौन सा दृष्टिकोण? परंपरागत विचारधारा, परंपरागत विचारधारा। ठीक, इसके बारे में आप जानते हो, फटाफट डैश मार के। केवल, हाँ, किसका क्षेत्र? अरे क्षेत्र विस्तार कहां तक? केवल कार्यपालिका का क्षेत्र, केवल कार्यपालिका का क्षेत्र, खत्म। उसके नीचे डैश के नीचे डैश, जहां डैश लगाया था अभी कहीं ना कहीं लगाया ना, हाँ हाँ, क्या बोलो? केवल, हाँ, कानून का क्रियान्वयन तक सीमित, लिखो, कानून के क्रियान्वयन तक सीमित, कानून के क्रियान्वयन तक सीमित। हो गया इधर कंप्लीट। अब आ जाएं, दूसरी विचारधारा है पोज्ड कार्ब विचारधारा। कौन सी? पोज्ड कार्ब विचारधारा, विचारधारा। हो गया। सही है। पोज्ड कार्ब विचारधारा के सामने डैश करके लूथर गुलिक, लूथर गुलिक द्वारा दी गई। इसमें पोज्ड कार्ब का मतलब सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके सामने फिर डैश के नीचे डैश। प्रबंधकीय पहलुओं पर बल, प्रबंधकीय पहलुओं पर बल, यानी प्रबंधन का काम, प्रबंधकीय पहलुओं पर बल। अगला डैश, यह प्रशासन के इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, यह प्रशासन के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कह सकते हैं कि प्रशासन के ये 7 उपकरण हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगला डैश, तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है, तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित। हो गया। हो गया। चलो, अब आपने ध्यान दिया होगा, कभी एक निबंध मिलेगा हमारे को, उस पर बात करना है कि जैसे जैसे तकनीक मानव के जीवन में प्रवेश करती है तो संवेदनाएं गायब होती है। ऐसा आप सुना? ये निबंध आएगा आपको, तकनीकी का विकास और मानवीय संवेदना की स्थिति। सही है ना? जैसे आप मोबाइल, 4 लोग बैठे रहते हो, मोबाइल 2 लोग चलाते रहते हैं, 2 लोग आपस में बात करते रहते हैं। बैठे कितने हैं? 4, 2 काय में बिजी हैं, है ना? तो चारों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होता, केवल 1 to 1 होता है। फिर एक की बात खत्म होती है तो दूसरा का आ जाता है, तो फिर वो दूसरा लग जाता है, तो इधर बातचीत दूसरे की चालू होती है।
मशीन ने जीवन में प्रवेश कर लिया, किया कि नहीं। इसी में एक और लाइन लिखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बात काम आएगी। मानवीय संवेदना का पहलू नहीं, इसी में, क्योंकि आपने लिख दिया भाई तकनीकी वाला पक्ष है ना, मानवीय क्या लिखा, संवेदना का पक्ष नहीं हुआ। जी हाँ, इधर देखो, यदि मानवीय संवेदना का पक्ष नहीं तो थोड़ा पीछे भी चलते जाएं और थोड़ा थोड़ा आगे का काम बढ़ाते चलें, है ना। हाँ जी, पहले चरण में तो विषय बना, दूसरे चरण में उसके सिद्धांत बने। इन सिद्धांतों में आपको लूथर गुलिक का क्या मिला, और यहाँ मानव को क्या बनाया, आपने क्या लिखा है, मानवीय संवेदना का पक्ष नहीं। ठीक है, क्योंकि मानव यहाँ पर मशीन की भांति और प्रशासन के ये इंस्ट्रूमेंट है, उनके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। तो आपको दूसरी चीज़ों के साथ में लिंक भी करते चलना है, चलेंगे ना। ठीक है, कौन सी चीज़ कब आई और उसने क्या क्या अपना अप्रोच दिया, वो हमारे को पता रहना चाहिए। मतलब हम परंपरागत बात कर रहे थे तो ये था, ऐसा हुआ अभी थोड़ी देर पहले, अरे हुआ था ना, परंपरागत अप्रोच इनकी थी। अब अगली अप्रोच कौन सी आ गई, विचारधारा, हाँ, खोजकार विचारधारा ही ना। तो ये वाली जो था, ये प्रशासन के क्षेत्र विस्तार में कैसी विचारधारा थी, परंपरागत विचारधारा का दौर, सही है। अगले नंबर पर, हाँ जी, है ना, ये किसका है, हाँ, खोजकार मतलब प्रबंध की विचारधारा है, कौन सी, प्रबंध की विचारधारा है। और इस प्रबंध की विचारधारा में आपने किस पर बल दिया, खोजकार पर, हो गया। यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं का पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड्स है। इसी पर जाकर के एल्टन मेयो को लेकर आएंगे, और एल्टन मेयो क्या करेगा, मानव संबंध उपागम लाएगा और इनको क्या करेगा, चैलेंज देगा ना। चलो आगे बढ़ो। अरे भाई साहब, मैं जब आपको चीज़ें बताता हूँ, मैं एक चीज़ ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले हम आपको एक जनरल ढांचा बनवाते हैं, याद है आपको। जनरल ढांचे में आपको पूरी चीज़ नहीं बताई जा सकती कि भाई इनके पहले हर्बर्ट साइमन के पहले चेस्टर बर्नार्ड है, मुझे सब पता है। लेकिन आपको समय के साथ कैसी चीज़ें बदली है। इन दोनों का विवाद खत्म करने वाला व्यक्ति कौन है, हर्बर्ट साइमन है। हमको उससे मतलब था, यद्यपि चेस्टर बर्नार्ड अपनी बात कहेगा, वो मालूम है हमको भी, ठीक है ना। लेकिन जब आप जनरल ढांचा बनाते हो तो पूरी बात तो बताते नहीं ना। आपने देखा होगा, हमने आपसे संविधान का भी ढांचा बनवाया था, एक जनरल ढांचा बनाया, बाद में रंग भरा। आपने पहले एक बार में जान लिया, अब धीरे धीरे जिस रूप में हमको आंसर लिखना है वैसा आपके पास है कि नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चेस्टर बर्नार्ड को भी लाएंगे, अभी आने तो दो जरा, सबको पकड़ पकड़ कर लाएंगे और सबकी बातों के साथ आलोचना समालोचना करके प्रशासन क्या वास्तव में बता देंगे, है ना। चलो कहाँ पर आ गए, दूसरी विचारधारा हो गई। तीसरे नंबर की विचारधारा में व्यापक दृष्टिकोण या व्यापक विचारधारा या व्यापक दृष्टिकोण लिख लो, हो गया। व्यापक दृष्टिकोण कहाँ गया, ये था सही। तो व्यापक दृष्टिकोण में तीनों के काम आ जाएंगे। अभी किसके तक सीमित किया था, क्षेत्र विस्तार में, हाँ जी। व्यापक दृष्टिकोण डैश करके, कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों के क्षेत्र, कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों के क्षेत्र शामिल। अगला डैश, अगला डैश, हाँ जल्दी से इधर देखो ना, क्या आएगा। इसके पहले की परिभाषा ये है, ऐसे ही बताया था मैंने आपको, लिंक करना है, याद आ रहा है। मतलब डैश लगा के कहेंगे सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित, सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित। सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित, हो गया क्या,
चलें, अब आ जाओ, चौथा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, या आधुनिक विचारधारा लिख दो, आधुनिक विचारधारा। हो गया? डैश लोक कल्याण का दृष्टिकोण है, लोक कल्याण का दृष्टिकोण। हो गया? उसके नीचे डैश लगा के लिखो, लोक प्रशासन जैसे गतिशील एवं विकासशील विषय को, लोक प्रशासन जैसे गतिशील एवं विकासशील विषय को एक निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लोक प्रशासन जैसे एक गतिशील एवं विकासशील विषय को एक निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नहीं बांधा जा सकता। इसका क्षेत्र समय व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। इसका क्षेत्र समय व परिस्थिति के अनुसार, समय व परिस्थिति के अनुसार कैसा है? परिवर्तनशील है, शील है। और जैसे 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 राज्य का कार्यक्षेत्र, राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है, जैसे जैसे राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है, हेलो, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जाता है। हो गया क्या? सही है। ये कैसे कैसे कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, इस पर हमने खूब बात की, याद होगा आप लोगों को, हुई है ना बात। ये समय के साथ क्या हुआ, कार्य क्षेत्र बढ़ता गया और बहुत सारे नए नए प्लेयर आए, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। चलो जल्दी से, इसके बाद ये लोक प्रशासन की प्रकृति बीचों बीच में लिखिएगा, बगल में नहीं। लोक प्रशासन की प्रकृति बीचों बीच में लिखना है, ठीक है। और प्रकृति के नीचे कोष्टक में लिखना है, एक लाइन में कौन कौन सी क्रियाएं आती है, कौन कौन सी क्रियाएं आती है। सॉरी, बीचों बीच में लिख लिया ना। उसके नीचे क्या लिखा है बताओ, यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं आती है। अब इधर एक डिब्बा बनाना है, दूसरा डिब्बा इधर बनाना है, और तीसरा डिब्बा अंतिम में यहाँ निष्कर्ष में आएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। लोक प्रशासन की प्रकृति, एक तरफ प्रबंधकीय दृष्टिकोण, दूसरे तरफ एकीकृत दृष्टिकोण। और ये डिब्बा अभी नहीं बनाना है, मैंने अपने लिए बना रखा हूं, सही है जी हाँ। लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति यानी नेचर, हो गया। पहले कौन सा दृष्टिकोण, प्रबंध की दृष्टिकोण, कौन कौन सी क्रिया आती है। दूसरा एकीकृत दृष्टिकोण, और इनको लिखने के लिए ये हमारे पास है, सही है ना। अब आप धीरे धीरे इसको समझने लगे हो।
प्रबंधकीय दृष्टिकोण, दूसरा एकीकृत, इंटीग्रेटेड, है ना। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल, यहाँ नीचे डैश लगा लगा के, इस पर बात हो गई हमारी, हुई है। हाँ जी, बाद में इसको लिखेंगे। हाँ जी, यहाँ आ जाए। हाँ, ये वाला कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तो हमने प्रबंधकीय में केवल लिखा था केवल उच्च स्तर की क्रिया, और इंटीग्रेटेड में उच्च से निम्न स्तर तक। ठीक है, पहले प्रबंधकीय के नीचे जल्दी जल्दी लिखो, हो सकता है कि ने ये प्रकृति ही आ जाए, पूछा जाए। ठीक है, लिखो। प्रबंधकीय में लिखा केवल उच्च स्तर की क्रियाएं, प्रबंधकीय के नीचे लिख दिया उच्च स्तर की क्रियाएं, है ना। इधर में लिखो उच्च से निम्न स्तर की क्रियाएं, उच्च से लेकर निम्न स्तर की क्रियाएं, उच्च से लेकर निम्न स्तर की क्रियाएं। हो गया। हाँ, इधर वाले में केवल उच्च अधिकारी के कार्य, इधर वाले में प्रबंधकीय वाले में केवल क्या लिखा, उच्च अधिकारी के कार्य। उधर वाले में उच्च अधिकारी प्लस कर्मचारी, क्योंकि नीचे में कौन काम करता है, कर्मचारी काम करता है ना। उच्च अधिकारी प्लस कर्मचारी सभी के कार्य, उच्च अधिकारी प्लस कर्मचारी सभी के कार्य। हो गया। इधर वाले में, इधर वाले में लिखना है प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य किस में लिखा, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के नीचे प्रबंधकीय कार्य। हो गया। उधर वाले में जाओ, प्रबंधकीय कामा, प्रबंधकीय कामा लिपिकीय, कर्मचारी का काम क्या है, लिपिक है ना। प्रबंधकीय कामा लिपिकीय कामा तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी का मतलब आईटी ऑपरेटर भी होगा आपके पास, एवं दस्ती, दस्ती लिख लोगे, दस्ती दस्तावेज का संधारण जहां होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, दस्ती कार्य। जैसे कि एक आपके सिलेबस, सॉरी आपके जो पद होते हैं ना, उसमें राजस्व में लेखा संग्रहण वाला एक अधिकारी होता है, नायब तहसीलदार के नीचे काम करता है। कभी कभी उसको नायब तहसीलदार का पद दे देते हैं जब खाली रहता है, नहीं तो उसका काम है रिकॉर्ड को क्या करना, संधारण करना, उसको बोलते हैं दस्ती कार्य। क्या बोलते हैं, दस्ती कार्य, समझ गए। ठीक है, रिकॉर्ड का क्या करना, संधारण, रख रखाव, करेक्ट। चलो नीचे आ जाओ। इधर वाले में संकुचित दृष्टिकोण, किधर वाले में, प्रबंधकीय वाले में। उधर वाले में लिखो व्यापक दृष्टिकोण, हो गया। हो गया क्या। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में दो लोगों के नाम लिखना है, एक लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, और दूसरे वाले में लिखना है हेनरी फ्योल। उसी में लूथर गुलिक के नीचे हेनरी फ्योल। हो गया। ये दो लोग हैं जिन्होंने प्रबंधकीय दृष्टिकोण दिया। और आप जानते हो कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेकंड चरण प्रशासन के सिद्धांत अर्थात प्रबंध की विचारधारा पर फोकस रहा। उधर राइट हैंड वाले में लिखना है भारत जैसे विकासशील देश में, भारत जैसे विकासशील देश में 90% कार्य 90% कार्य कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है।
किसके द्वारा? कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। हो गया? किसके द्वारा? उच्च अधिकारी केवल, हाँ उसी में, उच्च अधिकारी केवल केवल सिग्नेचर करना नहीं बोलेंगे भाई, है ना वहाँ? हाँ, अनुमति देते हैं, अनुमति देते हैं, मतलब साइन करने का मतलब उन्होंने अनुमति दे दिया। हो गया? करेक्ट। दोनों के बीच से एक डिब्बा बनाना है। अभी तक जहां तक लिख कर आए, मैंने आपको बनवाने बताया था, याद होगा ये, और वहां लिखना है आधुनिक दृष्टिकोण। अभी तक कौन सा दृष्टिकोण था? प्रबंधकी और एकीकृत, सही है। अब यहां लिखना है आधुनिक दृष्टिकोण, जो दोनों के बीच का मार्ग बता देगा। ठीक है? हाँ जी। और इस आधुनिक दृष्टिकोण के नीचे पूरा लिखना है, पूरा लिखना है बोल दिया। अब आप लिखना शुरू करें। लोक प्रशासन की वास्तविक प्रकृति संदर्भ पर निर्भर करती है। लोक प्रशासन की वास्तविक प्रकृति संदर्भ पर निर्भर करती है। हो गया? लोक प्रशासन की वास्तविक प्रकृति क्या लिखा? करती है, अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार, देश कामा काल कामा परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। लोक प्रशासन की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन में होता है, जैसे स्वतंत्रता के पूर्व भारत में पुलिस राज्य, ठीक। स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य, एवं 91 के बाद लोक कल्याणकारी प्लस विनियामक राज्य। हो गया? पैराग्राफ चेंज करो। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक दृष्टिकोण अधिक प्रासंगिक है। हो गया? लेकिन प्रबंधकी और एकीकृत, प्रबंधकी व एकीकृत, प्रबंधकी व एकीकृत दृष्टिकोण भी एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक हैं।
इस बार विकास प्रशासन नहीं, भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन का महत्व ऐसा कुछ आया था शायद भारत में। और भारत में लोक प्रशासन का महत्व ऐसा आया था शायद, भारत जैसे विकास लोक प्रशासन का महत्व आया था कहीं ना कहीं, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, विकास प्रशासन ही आया था ना। आपके सिले चलिए, अभी तक लोक प्रशासन के बारे में कुछ विचारधारा समझ में आती है और निष्कर्ष रूप में ये गतिशील विषय है, परिवर्तनशील विषय है, एक सीमा में बांधना संभव नहीं है। संदर्भ और परिस्थिति और देश काल के अनुसार कैसा है, बदलता रहता है ना। तो ज़्यादा प्रासंगिक कौन सा दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण ज़्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, अब लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान आदि बहुत सारे प्रश्न हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग, है ना। देखिए इस प्रश्न पत्र में थोड़ा बेसिक ठीक समझ में आ जाए, फिर आप मन से लिखने की स्थिति में आ जाओगे, है ना।